बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतियुल्लाह जान MJ TV। हम आज बात करेंगे दो तीन अहम मौज़ूआत पे। एक तो खालिद जमील सीनियर सहाफ़ी हैं जिनको आज FIA की जानिब से गिरफ़्तार किया गया। उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया, किन इल्ज़ामात की बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया, कौन सी इंक्वायरी थी, कौन सा नोटिस था जो उनको भेजा गया या उनकी गिरफ़्तारी से पहले उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया, उस पे हम बात करेंगे कि जो पीका लाज हैं, जो पीका एक्ट में जो तरमीम हुई थी, उस तरमीम के बाद ये ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि इसमें जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया पे जो एक तनकीदी आवाज़ें हैं उनके ख़िलाफ़ ये लाज इस्तेमाल हो सकते हैं। और आज बज़ाहिर उसकी एक ज़िंदा मिसाल हमारे सामने आई है। खालिद जमील गिरफ़्तार हुए हैं। पहले तो जो प्रोसीजर है, जो तरीक़ाकार है, वो अडॉप्ट होना चाहिए था, उनको नोटिस होना चाहिए था, इंक्वायरी थी, पेश होते, उनको समाअत का मौका होता। ये सारी चीज़ें हमें कहीं पे मंजर पे नज़र नहीं आ रही, गिरफ़्तारी हो गई। इस पर बात करेंगे एक तो हम, और दूसरा हमारा मौजू होगा जो अलीमा खानम है, उनके एक बेटे जो शारेज़ खान है, उनको गिरफ़्तार किया गया था, जिनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। 8 रोज़ा रिमांड उनका लाहौर की ATC कोर्ट ने दिया और उसमें ख़ास तौर पर जो उन पर इल्ज़ाम लगा है वो ये है कि 23 सितंबर 2023 को उनको एक ज़िमनी के तहत, एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के तहत उनको 9 मई के केसेस में नामज़द किया गया था। यानी कि तकरीबन 23 माह पहले एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के बाद उनको 9 मई के केसेस में नामज़द किया गया था। आज लाहौर की ATC कोर्ट में जब पेश किया गया तो 8 रोज़ा रिमांड प्रोसिक्यूशन लेने में कामयाब रही है। 30 रोज़ का रिमांड उन्होंने मांगा था। एक तो हम इस पे बात करेंगे, और दूसरे जो बेटे हैं उनके शेर शाह, उनको भी उठाया गया है। उनके जो अहले खाना है, जो अलीमा खानम है, जो PTI के रहनुमा हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि उनको भी उठाया गया है। लेकिन जो इत्तलात हैं वो अभी तक कंफर्मेशन नहीं है पुलिस की जानिब से। देखना होगा कि रात के कंफर्मेशन हो और सुबह ATC की अदालत में पेश कर दिया जाए, तो ये अभी सूरत हाल क्लियर होनी है। इन दोनों नई 9 मई की गिरफ्तारियों पे हम बात करेंगे, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की 8 मुकदमात में ज़मानत भी मंजूर हुई और 9 मई के ही मुकदमात थे। तीसरा हमारा मौजू होगा सोहेल बड़ाइच, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने जो 3 कालम लिखे 3 दिनों में, गुज़श्ता हफ्ता, फिर उसके बाद संडे को और उसके बाद मंडे को 3 कालम उन्होंने लिखे, और उसके बाद DGISPR उनकी जानिब से उसकी बड़े वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में उनकी तरदीद आई। और उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि उन्होंने सोहेल बड़ाइच ने ज़ाती शोहरत के लिए मन घड़त एक इंटरव्यू के नाम पर उन्होंने मंसूब किया मामला, और उन्होंने तरदीद की DGISPR ने। और जो इंतज़ार किया जा रहा था कि इस पर अब सोहेल बड़ाइच उनका क्या मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ उनका जो है वो अब सामने आ चुका है। उन्होंने अपनी X की पोस्ट में एक पूरा कालम जो है वो पोस्ट किया है। वो आपके सामने उनका मौक़िफ़ रखेंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है, क्या जिन जो सवालात उठाए गए उनके कालम पर, उनके आर्टिकल पर और उनकी ज़ात पर, ख़ास तौर पर जो क्रेडिबिलिटी है किसी भी सहाफ़ी की, वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी, उनकी साख पर भी सवाल उठा इस तरदीद के बाद। तो उस पर अब उनका रद्द अमल आ गया है। X की पोस्ट सामने आ चुकी है जिसमें सोहेल बड़ाइच साहब ने पूरा रद्द अमल दिया है, जिसमें बताया उन्होंने कि माजी में जब वो ख़बर देते रहे या कालम नगारी करते रहे और इस किस्म की ख़बरें जो है वो ख़बरें उनकी तरफ से आती रहीं, तो उनको किस किस्म की सिचुएशन का सामना रहा। इन तीनों मौज़ूआत पे हम तफसील के साथ बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मतियुल्लाह जान साहब, MJ TV। बहुत शुक्रिया सर जी। सबसे पहले तो खालिद जमील, उनका थोड़ा सा मैंने बताया कि जो बज़ाहिर लोग उनको गिरफ़्तार करने आए थे, यही ख़बर इनिशली आई कि उनको FIA ने गिरफ़्तार किया। इस्लामाबाद पुलिस की वर्दी में भी लोग मौजूद थे, वीडियो में नज़र आ रहा है।
और उन पर चार्जशीट क्या है ये अभी तक सामने नहीं आई। क्या तरीकाकार अडॉप्ट किया गया है, कौन सी इंक्वायरी कब मार्क हुई, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया और उनको गिरफ्तार जो वो कर लिया गया। देखें साकिब, बज़ाहिर तो पीका का जो मुतनाज़ा कानून है उसका एक बार फिर सहाफ़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है और अभी FIR सामने नहीं आई, मगर ये शनीद है कि शायद किसी ट्वीट की बिना पर जो है खालिद जमील को उनके घर से उनको अरेस्ट किया गया है। और मैंने जो उनका सोशल मीडिया पे ट्वीट्स देखी हैं, मुझे एक चीज़ उनमें कॉमन नज़र आई है कि वो जमहूरियत पसंद हैं और जमहूरी क़ुव्वतों को सपोर्ट करते हैं और आइन पसंद हैं और कानून पसंद हैं और उन्होंने हमेशा आमरीत को जो है उसकी मुखालफत की है, उसकी मज़ामत की है। मगर इस सब के बावजूद भी बतौर सहाफ़ी मैंने देखा कि शायद जमील इतने मोहतात ज़रूर थे कि उन्होंने कभी भी बराह रास्त किसी फ़ौजी अफसर का नाम नहीं लिया, किसी खुफिया अदारे की बात नहीं की, मगर उनकी अपनी दलील में इतनी मंतक और इतनी ताकत होती थी कि डेफिनेटली लोग उनकी ट्वीट्स को समझते भी थे और उसको लाइक भी करते थे और रीट्वीट भी करते थे। तो मैं उनकी ट्वीट्स को पढ़ के तो यही समझाऊँ कि एज ए जर्नलिस्ट उन्होंने अपना पेशा वराना ज़िम्मेदारी निभाई है और उन्होंने बड़े नपे तुले अल्फाज में जो इस वक्त कशमकश एक चल रही है जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के बीच, उसमें एक बड़ा वाज़ेह और ठोस मौक़िफ़ लिया है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, जो सियासी कारकुन हैं, वो शायद जमील के सोशल मीडिया का जो कंटेंट है खालिद जमील के इस कंटेंट को अच्छी तरह समझते हैं। तो मुझे तो ऐसी कोई उसमें चीज़ नहीं लगी। दूसरी बात यह है कि पीका का कानून तो बना दिया गया और बदकिस्मती से दूसरे कवानीन की तरह इस कानून में भी सज़ाएँ जो हैं वो सिर्फ दिखावे की हैं। वो इसलिए है कि इस कानून के तहत कभी भी जो मुकदमे आज तक दर्ज हुए हैं, मुझे याद नहीं पड़ता कि उसमें सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो इस कानून के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें कोई मंतकी अंजाम तक पहुँचा हो, क्योंकि इस कानून में जो प्रोसेस दिया गया है उसी को पनिशमेंट बना दिया गया है। और हकीकत तो ये है, जैसे आपने बताया, कि प्रोसेस को भी फॉलो नहीं किया गया। अब पीका कानून के तहत जब भी आपको किसी से शिकायत होती है तो पहले आप इंक्वायरी का हुक्म करते हैं और उसके बाद आप उसको सुनते हैं जिस पे इल्ज़ाम होता है, नोटिस होता है, उनको बताया जाता है आपके खिलाफ ये है। एग्जैक्टली उनको नोटिस जारी किया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपके खिलाफ ये शिकायत है, ये कंप्लेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि खालिद जमील को अभी तक ये भी मालूम होगा कि शिकायत करंदा कौन है, शिकायत क्या है, किस कानून के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो मुझे ये लगता है कि इस प्रोसेस को भी एक पनिशमेंट बनाया जा रहा है पहले की तरह, और एक बार फिर ये मीडिया के लिए और सहाफ़ियों के लिए एक किस्म की आप समझ लें धमकी है। और ये बड़ा खौफनाक पैगाम है कि अगर आप लोगों ने पढ़े लिखे लोगों वाली बातें की, मंतक की बात की, कानून और आइन की बात की, जमहूरियत की बात की, तो आपके साथ भी ये हो सकता है। और दूसरी बात ये कि जो कुछ खालिद जमील के साथ हुआ है ये किसी दहशतगर्दी से कम नहीं है। आपने एक सहाफ़ी, एक शहरी के घर में घुस के उसके ख़ानदान वालों को खौफज़दा किया, टेरराइज़ किया, दहशतज़दा किया और फिर उसको ऊपर उठा के अब आप उसकी गिरफ़्तारी भी डाल रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो प्रोसेस को फॉलो किया जाता तो देखिए, एक आम शहरी जो है उसको आप दहशतज़दा किए बगैर भी उसको कटहरे में ला सकते हैं। सवाल आप भेजते, सवालनामा भेजते, उससे खुद बात करते, पूछते और बताते कि ये आपकी ट्वीट है, इस ट्वीट का ये मतलब निकलता है। तो मुझे नहीं लगता कि जो भी खालिद जमील ने ट्वीट्स किए हैं उनमें कोई ऐसे डायरेक्ट किसी पे हमला है। किसी इदारे पे भी मुझे उसमें हमला नज़र नहीं आता, सच्ची बात आपको बताऊं। अब ये बात करना कि नाइंसाफ़ी है और अदलिया इंसाफ नहीं कर रही, ये एक जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बुनियादों पे अगर आप सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ यूँ मतलब कि खौफनाक कार्रवाइयाँ करेंगे तो ये एक बहुत ही गलत पैगाम जाएगा, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया को भी ये बहुत गलत पैगाम जाएगा। और खालिद जमील एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, बहुत रवायती, बहुत पुराने अखबार के दिनों के जर्नलिस्ट हैं। वो कोई सोशल मीडिया के दौर में नहीं आए सामने। उनकी एक हिस्ट्री है, एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड है और वो बड़े काबिल एहतराम है
मीडिया के अंदर और लोग उनको फॉलो भी करते हैं। मगर मुझे हैरानी हुई है कि अगर खालिद जमील के साथ ये हो रहा है तो फिर जो बाकी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं उनको साथ फिर हुकूमत ने फिर एक किस्म का पैगाम दिया है ना। तो अगर हुकूमत ये समझती है कि वो इस तरह का पैगाम दे के सच की आवाज़ को दबा लेगी, सहाफ़त का गला घोंट लेगी, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है एक बहुत बड़ी गलतफहमी है उसको, और हुकूमत जो है वो खुद को भी धोखा दे रही है। इसमें जो जिस खदशे का इज़हार किया जा रहा था और जो पैका जो तरमीम आई थी उस वक़्त भी इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें भी दायर की गई जो इस वक्त भी ज़ेरे इल्तिवा हैं। SOP भी बनी थी, SOPs शुरू में बनी थी। अभी जो दरखास्तें ज़ेरे इल्तिवा हैं जस्टिस इनाम अमीर मिनास उनके पास, और उनके सामने भी इस खदशे का इज़हार किया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जब कुछ हुआ तो आप जो है वो कोई भी दरखास्त दायर कर सकते हैं। अब एक तो उनको फैसला कर देना चाहिए था अब तक जो भी करते कि ये तरमीम दुरुस्त हुई हैं या नहीं हुई, या अगर नहीं किया तो फिर इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए कम से कम कुछ इक़दाम ज़रूर होने चाहिए। ख़ास तौर पर जो सहाफ़ती कम्यूनिटी है उसकी जानिब से भी पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और दीगर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर एक के ख़िलाफ़ ये लॉ इस्तेमाल हुआ है आज, तो कल दूसरे के ख़िलाफ़, परसों तीसरे के ख़िलाफ़, हर एक के ख़िलाफ़ जो है वो फिर जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। तो मगर साकिब में एक चीज़ बड़ी क्लियर करना ज़रूरी है, ये किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ ये जो गिरफ़्तारी है उसकी, या उसको आप घर से उठा के ले जाते हैं, ये जुर्म सिर्फ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ नहीं है। सहाफ़ी मुआशरे की आँख और कान होते हैं, और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस कार्रवाई का मतलब ये है कि आपने तमाम लोगों को, पूरी आबादी को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, शायरों को, अदीबों को, सबको ये पैगाम दिया है कि ख़बरदार जो आपने सच बोला। तो एक सहाफ़ी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो पूरे माशरे की आँख और कान और ज़ुबान बंद करने के लिए है, और ये एक पैगाम है पूरी सोसाइटी को। तो इसलिए ये मसला सिर्फ सहाफ़ियों या सहाफ़ती यूनियंस का नहीं है, ये मसला हमारी सिविल सोसाइटी का है, ये मसला हमारी सियासतदानों का है, सियासी जमातों का है, ये मसला उन तमाम स्टेक होल्डर्स का है कि जो समझते हैं कि किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर बोलने की आज़ादी जो है उसको वो एक बुनियादी हक है। तो मैं समझता हूँ इन फ्रीकेन को, तमाम स्टेक होल्डर्स को इस हवाले से खड़े होना चाहिए और अपना भरपूर रद्द-ए-अमल देना चाहिए। इस पे हम मज़ीद भी बात करेंगे। कल जो खालिद जमील हैं उनको बज़ाहिर पेश किया जाएगा जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने। मज़ीद तब जो तफसीलात आएंगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अलीमा खानम, उनके एक बेटे शारेज़ खान, जिनको उठाया गया, पेश किया गया, 8 रोज़ का रिमांड लिया गया, 9 मई के केस में डाला गया, और PTI या सलमान अकरम राजा या शारेज़ खान, उनका ये दावा है कि वो 6 मई से 11 मई तक चतराल में थे। उनकी लोकेशन लाहौर की नहीं है। पुलिस कहती है कि वो लाहौर में थे और उन्होंने पुलिस पर या दीगर वहाँ पे लोगों पर हमला किया, और इस तरह की जो इल्ज़ामात बाकी केसेस में आते रहते हैं। दूसरा जो बेटा है उनका, उसके हवाले से लाहौर की पुलिस ने क्लियर नहीं किया अभी तक। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उनको भी किसी केस में या 9 मई के केस में गिरफ़्तार करके फर्दर जो है वो उसको केस को आगे चलाया जाएगा। तो ये जो 9 मई के केसेस में अलीमा खान के बेटा जो है उसकी गिरफ़्तारी, इस नई लहर को आप कैसे देखते हैं? बज़ाहिर क्या इसका यही मतलब है कि इमरान खान की 8 केसेस में, 9 मई के केसेस में अगर सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत हो भी गई है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 9 मई ख़त्म हो चुका है, बल्कि 9 मई अभी भी बरकरार है और बरकरार रहेगा? क्या यही मतलब है इसका? देखिए साकिब, पहली बात तो ये है कि जो 8 मुकदमात में इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज़मानत दी गई है, तो उस ज़मानत के बाद एक तासुर ये मिल रहा था कि शायद हुकूमत का जो 9 मई का बयानिया है वो पिट गया, और ये हुकूमत, क्योंकि PTI एक बड़ी अपोजिशन जमात, उसके कई कारकुनों को फ़ौजी अदालतों से भी सज़ाएँ दी गई, सिविल अदालतों से 10-10 साल के लिए कैद की सज़ाएँ दी गई, और जो उस बड़ी जमात 300 लोग बनते हैं, सारे मिलाते हैं, अरकान असेंबली नाअहल हो रहे हैं। जी जी। तो उसके बाद अगर उस पार्टी के सरबराह के ख़िलाफ़ जो है 9 मई के केस में ज़मानत भी मिल जाए, और वो भी आला तरीन अदालत से, तो फिर इसका क्या मतलब है? फिर इसका मतलब तो ये है कि जो नीचे सज़ाएँ हुई हैं उनके ऊपर भी सवाल उठेगा। तो बहरहाल मुझे लगता है कि ये एक रद्द-ए-अमल है। हमने देखा
कि फौरी तौर पे फ़ौज के तर्जमान की तरफ से भी एक मीडिया से गुफ्तगू की गई और DGSPR ने, और उसमें दो अहम बातें की गई। एक तो 9 मई के हवाले से उन्होंने अपने अज़म को दोहराया और ये वाज़े पैगाम दिया कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पीछे हटने वाली नहीं है, 9 मई के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। दूसरा, उन्होंने सुहेल वड़ाइच के हवाले से उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया, जिसके ऊपर अभी हम बाद में बात करेंगे। मगर फिर उसके बाद अब जो अलीमा खान के साथ वाक़या हुआ, मैं इन दो बच्चों के उठाए जाने को भी जो है उसी एक एतमाद का तसलसल समझता हूँ, जो एतमाद इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत शो करना चाह रही है कि 9 मई के ऊपर हमारी सोच और हमारे बयानिए में, हमारे मौक़िफ़ में, पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। और इसलिए अलीमा खान के एक बेटे को उन्होंने मई 2023 में जो FIR कटी थी, जो जिला हाउस की FIR थी उसमें रखा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सितंबर में एक ज़िमनी में उसका नाम डाला गया था। तो वो मेरे ख्याल में उसकी गिरफ्तारी भी यही शो करने के लिए है कि 9 मई का अभी केस ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो नए बंदे पकड़े जाएंगे और नए मुकदमात भी, और वो भी इमरान खान की फैमिली। तो ये सारे मैं समझता हूँ एक बयानिए की जंग है। और मगर इस सब के बावजूद भी अब जो भी हुकूमत कर ले, एक बात तो तय है कि इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट से 8 मई के जो 9 मई के मुकदमात में 8 मुकदमों में जो ज़मानत मिली है, इससे हुकूमत के 9 मई के बयानिए को शदीद धचका लगा है। और ये सब कुछ जो भी अब अलीमा खान के बच्चों के साथ हो रहा है, ये बज़ाहिर डैमेज कंट्रोल करने की एक कोशिश है और अपने मौक़िफ़ को एक बार फिर मजबूत तौर पे पेश करने की एक कोशिश है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि कानून को एक सज़ा बनाया गया है और कानून का जो प्रोसेस है उसको सज़ा बना दिया गया है और इसको इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि आपने खुद कहा कि जो एक बेटे है उनका ये मौक़िफ़ है कि वो 6 मई से 13 मई 2023 के 11 मई तक जो है 11 मई तक वो चित्राल में थे और वो एथलीट है, वो स्पोर्ट्स में उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो ऐसी चीज़ें करने से आप जो है, मैं समझता हूँ कि इसमें जो स्पोर्ट्स के एथलीट हैं, जो हमारे मुल्क के एम्बेसडर पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान बच्चे हैं, ये उनकी कोई सज़ा है कि वो किसी ऐसे घर में पैदा हुए हैं तो जो घर जो है उस घर में से कोई सियासतदान है, कोई वज़ीर-ए-आज़म बन गया है? ये क्या उनका जुर्म है कि वो उस घर में पैदा हुए हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बुरा मैसेज है पाकिस्तान के नौजवानों को। पाकिस्तान के जो नुमाइंदगी करते हैं, स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए बुरा मैसेज है। और ये सबसे बढ़ के ये कि हमारे अदालती निज़ाम के लिए एक बहुत बुरा मैसेज है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई फ़ैसला आता है तो उस फैसले का बदला फिर वैसे लिया जाता है। मुझे तो ये आज का ये सारा वाक़या देख के मुझे वो वक्त याद आ गया कि जब एक खसूसी ट्राइब्यूनल ने साबिक़ फ़ौजी हुक्मरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई थी, तो उस वक्त बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इदारे की तरफ से जो है उसको मुस्तरद किया गया था, उसकी मज़म्मत की गई थी। और तो और जो इमरान खान की हुकूमत है, उसके वज़ीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो जस्टिस वक़ार सेठ मरहूम जो हैं उनके बारे में अजीबोगरीब बातें की थी और कहा था कि हम शायद इस पे रेफरेंस भी दायर कर सकते हैं, ये मिसकंडक्ट है। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक सूरत हाल है। और जिसमें से एक बात है, जस्टिस वक़ार सेठ जो है वो बाद में कोरोना की वजह से उनका इंतकाल हो गया। जस्टिस वक़ार सेठ की मिसाल उसी तरह ही है कि जस्टिस बाबर सत्तार को जिस तरह जज लगाया जा रहा था तो वो PTI मुखालफत कर रही थी, लेकिन जब PTI पे मुश्किल वक्त आया तो PTI जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ ही देख रही थी कि इंडिपेंडेंट जज जो है। हाँ। तो जस्टिस वक़ार सेठ अगर मौजूद होते तो आज वो भी PTI उनकी तरफ देख रही होती कि ये इंडिपेंडेंट जज है। मैं समझता हूँ ये PTI के लिए भी सबक है इसके अंदर कि अगर आप कुछ असूलों पे नहीं खड़े होते जी तो फिर आपके साथ वही होता है जो आप दूसरों के साथ करते हैं, क्योंकि आप असूल पे अगर नहीं होते तो बहरहाल जो भी है हम समझते हैं एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि अब हम PTI या PMLN वाली बात तो नहीं है, हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो हो रहा है लम्हे मौजूद में जो हो रहा है वो गलत है और यही जर्नलिस्ट जो है इसके ऊपर राय देनी चाहिए। हम माजी में तो हम जा सकते हैं तज्जिया करते हुए, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है उसकी हकीकत हमें दुरुस्त बतानी चाहिए और जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और शायद इससे पहले इमरान खान के दौर में भी इतना गलत नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। और दोनों जो भाई हैं खास तौर पर शारीज़ के हवाले से
वो और दूसरे भाई की भी अगर बात करें तो ये 27 माह के बाद उनकी जो गिरफ्तारी है, इसको प्रोसिक्यूशन कैसे जस्टिफाई करेगी कि जब इससे कबल कभी उनके को वारंट जारी नहीं हुए, उनको कभी नोटिस नहीं हुआ, कभी हमने को खबर नहीं सुनी कि उनके अगर वो बैरून मुल्क शारेज बैरून मुल्क आना जाना कर रहे थे, ट्रैवलिंग थी, सारा कुछ था, तो वो सारा कुछ जब चल रहा था जब, तो उस दौरान कोई जो है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई वारंट जब वो गिरफ्तारी नहीं लिए गए, तो 26 या 27 माह के बाद गिरफ्तारी अगर आप डालेंगे कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर एटीसी कोर्ट अगर इसमें रिमांड देती रही तो हाई कोर्ट में जाकर ये का मामला रुक जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। जो चीज़ नीचे आप कर लेते हैं, ऊपर जाके तो आपको क्लैरिटी के साथ बताना होता है कि आपने क्यों ऐसा किया है। तो ये मामला जो है वो मेरा ख्याल है, देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होता है। दोनों भाइयों के हवाले से जो अभी पुलिस ने लिया है एक्शन, दूसरे भाई का अभी कंफर्मेशन होनी है पंजाब की पुलिस की जानिब से, वो आएगी तो फिर आपके साथ हम शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा मौजू वो है सुहेल बड़ाइच साहब का जवाब आया है। उनके जो कालम थे उन पर उनकी तरदीद आई और बड़ी वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में DGISPR ने तरदीद की, लेकिन तरदीद तकरीबन 6 से 7 रोज़ उसमें ताख़ीर थी तरदीद में, और उसमें इंटरव्यू की तरदीद की गई। लेकिन अब जो सुहेल बड़ाइच हैं उनका भी जवाब आ चुका है और पूरा कालम उन्होंने अपने एक्स की पोस्ट जो है वो लिखी है। जी मुफ्ती साहब। देखिए जी, मुझे बड़ी हैरत होती है कि जो हमारे सरकार के इदारों के जो तर्जुमान हैं उनको बेसिकली पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिशियल कहते हैं, और उनकी डिपार्टमेंट है पब्लिक रिलेशनिंग। ये अजीब पब्लिक रिलेशनिंग की मंतक है जो पिछले तकरीबन 5-10 साल से हम देख रहे हैं कि बजाय इसके कि अवाम के साथ एक ताल्लुक़ बनाया जाए, और सहाफ़ियों का जो पब्लिक रिलेशनिंग में रोल है वो एक मैसेंजर का होता है, तो बजाय अवाम के साथ ताल्लुक़ बनाने के और सहाफ़ियों का जो उनका रोल है इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें, आप उनको बैकग्राउंड अपडेट करें ताकि वो अवाम को आगाह करें, आप उनको दुश्मन के तौर पे देखते हैं। और सुहेल बड़ाइच के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। इससे ज़्यादा बुरी पब्लिक रिलेशनिंग मैं समझता हूँ नहीं हो सकती कि पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन सहाफ़ी, जिनसे शायद मैं भी उनकी बहुत सी बातों से इख्तलाफ करता हूँ, और मैंने किया भी है, ये जो उन्होंने अभी कॉलम लिखा था और बड़े बढ़ा चढ़ा के लिखा था, उसमें तासुर यही मिल रहा था कि, और बाद में सुहेल बड़ाइच साहब ने अगले रोज़ भी कॉलम लिख मारा कि भाई इमरान खान को माफ़ी मांग देनी चाहिए अपनी तरफ से भी। तो इस पर मेरा भी इख्तलाफ था, मुझे भी अफसोस था, लेकिन ये बातें हुई नहीं है सिरे से, ये मन गढ़त है। ये बात कोई मानने को मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि यही तर्जुमान जो हैं एक दफ़ा बहुत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्लाइडें दिखा के, मेरे जैसे सहाफ़ियों की तस्वीरें लगा के, मीडिया के इदारों की तस्वीरें लगा के कि ये जी आसिफ गफूर साहब थे, याद होगा आपको, ये जी फौज मुखालफ हैं, ये रियासत मुखालफ हैं, ये हमारी रिपोर्ट है जी, और ये वो नक्शे बना के तस्वीरें लगा के, नहीं ये इसको पब्लिक रिलेशनिंग कहते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि ये वाहिद मैं समझता हूँ फौज के तर्जुमान है जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बात करके, उन पर तनकीद करके, उन पर इल्ज़ामात लगा के पब्लिक रिलेशनिंग करते हैं। ये पूरी दुनिया में ऐसी पब्लिक रिलेशनिंग मैंने नहीं देखी। तो बहरहाल जो सुहेल बड़ाइच साहब ने तरदीद की है, जो अब वज़ाहत की है सुहेल बड़ाइच साहब ने, मुझे तो उसमें जो मैं समझा हूँ वो यही है कि वो अपनी कॉलम से पीछे नहीं हटे, और उस कॉलम से मेरा भी इख्तलाफ है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक किस्म का एक मैं समझता हूँ कि हाइब्रिड निज़ाम को प्रमोट किया, जो मेरा पहली तनकीद थी उन पर। मगर इसके बावजूद भी बतौर सीनियर जर्नलिस्ट ये कहें कि वो मन गढ़ंत बातें लिखते हैं, गलत लिखते हैं, वो मेरे लिए ज़रा मुश्किल है मानना, क्योंकि इसकी वजह यह है कि उन्होंने जो DGISPR के इस तरदीद और इन इल्ज़ामात के बाद उन्होंने जो कॉलम लिखा है वो अपनी जगह पे खड़े, और उन्होंने कहा जहाँ तक वो हज़रत आज़म और शैतान के मामले की बात है, ये मामला बात हुई नंबर 1। नंबर 2, जो भी गुफ्तगू हुई सुहेल बड़ाइच के मुताबिक उन्होंने कभी भी उसको इंटरव्यू नहीं कहा, उन्होंने कहा ये गुफ्तगू हुई, और फिर वो तमाम गुफ्तगू जो थी वो ऑन द रिकॉर्ड थी, आफ्टर रिकॉर्ड नहीं थी। क्योंकि देखें, बतौर सहाफ़ी साकिब आप भी सहाफ़त करते हैं, हमारा पहला असूल है कि जब भी हमसे कोई ऑफिशियल मिलता है या हमारे सोर्स हमें मिलता है तो वो पहले एक जुमला कहता है, उसके बाद
गुफ्तगू का आगाज होता है। वो पहला जुमला क्या कहता है कि ऑफ द अब रिकॉर्ड। मैं जो बात भी करने जा रहा हूँ ना, ये वो ऑफ द रिकॉर्ड है। मतलब आप इसे रिपोर्ट नहीं कर सकते, आप इसकी खबर नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरी बात ये है, दूसरा होता है कि भाई अब जो बात मैं करूँगा वो नॉन एट्रीब्यूटेबल बेसिस पे है। नॉन एट्रीब्यूटेबल बेसिस से मुराद ये है कि आप ये बात बेशक रिपोर्ट कर दें लेकिन नाम नहीं आना चाहिए मेरा। दूसरा ये है कि ये नॉन एट्रीब्यूटेबल बेसिस पे होता है। तीसरा ये होता है कि वो कह देते हैं कि भाई ये जो बात मैं कर रहा हूँ आप बेशक मुझे मेंशन कर दें और मेरा नाम भी ले लें, तो ये एक खबर, एक किस्म का इंटरव्यू हो जाता है। लेकिन सुहेल वड़ैच साहब का ये कहना है कि किसी मौके पे भी फील्ड मार्शल साहब ने ये नहीं कहा कि उनकी बातें ये ऑफ द रिकॉर्ड है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सुहेल वड़ैच ने कहा कि मैंने भी कभी ये नहीं कहा कि ये मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, और उन्होंने भी इंटरव्यू के तौर पे मेरे सामने आमने सामने बैठ के जो एक जर्नलिस्ट और गेस्ट करता है उस तरह बात नहीं की। और इसमें कोई वो कह रहे हैं कि झूठ नहीं है कि वो एक लंच के टेबल पे बैठे खाने की मेज कुछ जवाब उनका पढ़ देते हैं। अगर हम कुछ जवाब अगर ये देख लेते हैं हाँ। और वो आप बता दें, मैं बता देता उन्होंने हूं कि कहा उन्होंने कि हम खाने की टेबल पे बैठे और उसके दीगर गवाह भी मौजूद हैं। अच्छा, इसमें जो मैं जल्दी जल्दी तेजी से जो है वो पढ़ देता हूँ। शुरू में तो उन्होंने कहा कि मुझ पर बहुत ज़्यादा जो है वो इल्ज़ामात लगे और सारा कुछ अपनी 40 साल सहाफ़त और सारी बात जो है उन्होंने की। उसके बाद वो दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि जनाब अहमद शरीफ चौधरी का मेरे दिल में ज़ाती एहतराम है, ज़ाती मुलाकातों में बहुत खुशगवार हैं, मगर उन्होंने जिन बातों की तरदीद की है उनका जिक्र मज़कूरा कालम में मौजूद ही नहीं था। शायद उन्होंने गलतफहमी की बुनियाद पर जो वो बात की कि इस कालम में मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा हो सकता है, आगे सवालिया निशान है। अगर इस हवाले से कोई सवाल अब भी मौजूद है तो मैं इसकी वजाहत के लिए हमेशा हाज़िर हूँ। उन्होंने मुस्तरद तौर पर फरमाया कि फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मेरे पूरे कालम को दोबारा पढ़ लें, इसमें कहीं लफ्ज़ इंटरव्यू इस्तेमाल नहीं हुआ। मेरे कालम का उन्वान है पहली मुलाकात है, ना कि कुछ इससे ज़्यादा ना कुछ इससे कम। मैंने कहीं नहीं लिखा, ये 1-to-1 मुलाकात थी। जिस तकरीब में 800 हाजरीन मौजूद थे, ना तो वहाँ और ना ही चंद लोगों के सामने खाने वाली गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड थी। आगे कहते हैं कि 9 मई इमरान खान और माफ़ी के हवाले से वहाँ कोई बात नहीं हुई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बराए करम इस कालम को दोबारा पढ़ लें, इसमें सिरे से 9 मई इमरान खान और उनकी माफ़ी का कोई जिक्र नहीं। मैंने सिर्फ एक फ़िक्रा लिखा कि सियासी मसालत के हवाले से उन्होंने कुरान की आयात और उनका तर्जुमा पेश किया। और ये बात उन्होंने तकरीर में की, जी तकरीर में, जिसका इन्होंने हवाला दिया। अब लोग या ट्रोल्स ने इससे क्या तासुर लिया वो उनकी मर्जी है। गोया जिन पॉइंट्स की इतने बड़े पैमाने पर तरदीद की गई उनका तो जिक्र फसाने में कहीं नहीं था। किसी के अपने जहन में हो तो वो उसकी अपनी मर्जी है। बतौर अदना तरीन सहाफ़ी कारकुन मेरी राय में सहाफ़त और सियासत दोनों जमहूरियत की औलाद हैं। आगे वो अपनी सारी जो बात करते करते नुसरत जावेद साहब का भी हवाला देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे जो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के नाम लिखे, शहबाज गिल के और सब के, और कहते हैं कि आजिज़ कलमकार हूँ जबकि कलमकार हूँ, जबकि मेरे नकाद ओहदे रुतबे और उज़्मत से मुझसे कहीं जो है वो बुलंद हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे क्या क्या अलक़ाबात दिए गए, 80 की दिहाई, 85 की दिहाई, मुख्तलिफ उन्होंने उसके हवाले दिए कि कौन कौन कब कब उनकी खबरों से उनके कालमों से नाराज होता रहा। जनरल बाजवा के उन्होंने मिसाल बाजवा डॉक्टराइन लिखने पर पहला गुनाह मुझसे ही सरजाद हुआ। पहले रोज जनरल बाजवा इस तरीके से खुश हुए, मगर एक हफ्ते बाद इस कदर नाराज हुए कि वो दिन और आज का दिन कभी मुलाकात तक नहीं हुई। नवाज शरीफ के दौर में पार्टी और अजवार लिखा तो नून वाले जो है नाराज हो गए, झूठा करार दिया। इमरान खान की हुकूमत के बारे में लिखा कहीं कंपनी नहीं चलेगी तो वो जो है वो नाराज हो गए। और उसके बाद वो सारी बातें जो है वो आगे करते हैं। फ़र्ज़ करें अगर किसी को मेरी बात से इख्तलाफ है तो क्या मुझे कहने का इख्तियार भी नहीं? क्या ये फाशिस्ट रवैया नहीं कि दूसरों को इल्ज़ामात धमकियों से दबाया जाए? दरअसल आगे वो वाडा अहमद अज़हर के बारे में लिखा है कि किसी सियासी या सहाफ़ती नर्सरी से ना पले हों, ना ही सियासी और सहाफ़ती उसूलों के कातिल हों। ये सब माजी के अस्करी फैज़ स्कूल के जो तालिब इल्म है और शायद वही दौर जो है वो वापस लाना चाहते हैं। उसके बाद वो मामला तारीख का फैसला सहाफ़त के हक में ही होगा। ये आखिरी अल्फाज हैं उनके। अच्छा, मैं सिर्फ इसमें एक बात करना चाहूँगा कि देखें, मुझे शिकायत है सुहेल वड़ैच साहब से, और वो तसलसल है मेरे उन तहफ़्फ़ुज़ात का जो मैं पहले जिसका इज़हार कर चुका हूँ कि हाइब्रिड निज़ाम को
जिन लोगों ने भी, जिन सियासतदानों ने, जिन सहाफ़ियों ने किसी भी लम्हे शऊरी तौर पे या लाशऊरी तौर पे प्रमोट किया है हाइब्रिड निज़ाम को, उन सहाफ़ियों के साथ वही हुआ है कि जो इस वक्त सुहेल वड़ाइच साहब के साथ हुआ है। यानी पहले खुशी खुशी उनको मौका दिया जाता है कि हमारी बात की अशात करें, तशहीर करें, और बाद में किसी भी वजह से, जैसे जलम बाजवा बाद में मुझे जो लगता है इसीलिए नाराज़ हो गए थे कि बाद में जब उन्हें ख्याल आया कि मैंने तो एक्सटेंशन भी लेनी है फिर एक और, तो शायद उनको फिर इस वजह से नहीं मिली होगी। तो मसला यही है कि हम सहाफ़ियों के लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक है जो भी सुहेल वड़ाइच साहब के साथ हुआ, या मेरे ख्याल में माजी में भी दूसरे सहाफ़ियों के साथ होता रहा। आप जितना भी देखें, आप जितना भी आप किसी के करीब जाएंगे तो एक ना एक दिन वो जो कुर्बत है ना, वो आपकी अहमियत और आपकी रिस्पेक्ट आप खो देंगे। वो जो प्रोफेशनल एक डिस्टेंस होता है ना, वो प्रोफेशनल डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आज अगर सही मानों में जमहूरियत होती ना, तो वज़ीर इत्तलात और नशियात इस कालम की तरदीद कर रहे होते। वज़ीर इत्तलात और नशियात ने इस कालम की तरदीद क्यों नहीं की? आपने सोचा? हुकूमत तो शहबाज शरीफ की है, पार्टी हुक्मरान जमात तो नवाज शरीफ की है, तरदीद क्यों फौज के तर्जुमान को करनी पड़ रही है? वज़ीर दिफा किधर है? ख्वाजा आसिफ किधर है? इसकी वजह यह है कि हुकूमत भी ये समझती है कि अगर आपने ये बातें की हैं तो फिर आप भी वजाहत करें, हम क्यों आपको फिर आपके लिए बात करें। अब ये मसला है ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये फासलों को बढ़ाता है, इदारों में भी और मीडिया के और इदारों के बीच में भी। और ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं है, ये निज़ाम है ही नहीं, ठीक है ना। तो मुझे सिर्फ ये कहना है कि सहाफ़ी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से दूर रहना चाहिए, उनको उनके लिए काम नहीं करना चाहिए, उनके दिए हुए बयानिए को फैलाना नहीं चाहिए, और बात सिर्फ आइन, कानून, पार्लियामेंट की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी की होनी चाहिए, और सियासी जमातों को मजबूत बनाना चाहिए। क्योंकि अगर सियासी जमातें गलत होती हैं या करप्ट होती हैं तो कम से कम हम उनका गिरबान पकड़ सकते हैं। तो ये है खूबसूरती जमहूरियत की और पॉलिटिकल प्रोसेस की, जो परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक सफ़र है, ये मंजिल नहीं है। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, आपको हम मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।